हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस पढ़ रहे थे हम। आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था। ये बोल सकते हैं सेकेंड यूनिट का अभी पार्ट चल रहा है। सेकेंड यूनिट का हमने फिफ्थ पार्ट का कंप्लीट कर लिया था, तो ये फिफ्थ पार्ट का ही फर्दर पॉइंट दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट के आगे का ये पॉइंट है, इसमें हमें पढ़ना है। ये सिक्स्थ पार्ट आप मान के चलिए, सिक्स्थ यूनिट सेकेंड यूनिट का बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड यूनिट का ये सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट यहां पे लिख लीजिएगा। ओके, ये सिक्स्थ पार्ट है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो प्रिपरेशन होता है उसके अंदर मशीनरी कौन सी यूज होती है, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, किस तरीके से वो जो डीएनए का प्रिपरेशन लेबोरेटरी स्किल्स पे करवाया जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है, देखिए यहां से ये देखना आप स्टार्ट कीजिएगा। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन करवाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले है एरेग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा 90% ये यूज होती है मशीनरी, ये मेथड यूज होता है एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जो प्रोसेस है वो 90% यूज होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मशीनरी देख लीजिए। देखिए यहां पे लिखा है बेसिक टेक्निक्स इन जनरल इंजीनियरिंग, दीज आर सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जीन मैनिपुलेशन। T1 ही इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेक्निक्स आर। अब बहुत सारी इसमें बताया कि जो फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक है, जो मोस्टली यूज होती है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने बताया एर्गोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस 90% यूज होती है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें जैसे कि आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, आइसोलेशन ऑफ क्रोमोसोसिस, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड ब्लोटिंग टेक्निक, डीएनए सीक्वेंसिंग, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। ये सारी टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रिपरेशन में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो एर्गोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है उसका डायग्राम आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो डायग्राम बना हुआ है। वो डायग्राम मशीनरी है वो किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें होते हैं, ये चीजें आप देख लीजिए। सबसे पहले ये इस टाइप का इंटरफेस है मशीनरी का। उसके बाद ऊपर दिया है सॉफ्ट स्लॉट फॉर सैंपल। ये जो स्लॉट्स दिए हुए हैं ये सैंपल्स के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद बैंड्स विजिबल आफ्टर ट्रीटमेंट। क्या होता है ट्रीटमेंट के बाद, जब वो बोल सकते हैं आप पूरा हो जाएगा, आपका जो मेथड है जो आप कर रहे हैं, आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद ये खुद से बैंड होने लगता है। कि जैसे एक सायरन सुना होगा आपने, जब लगा रहता है घरों में, जब सिंटेक्स जिनके यहाँ होगी तो एक बेल लगवा लेते हैं कि वो पानी की टंकी के लिए कि वो भर गई है तो आप उसे बंद कर दीजिए। तो यही चीज यहाँ पे जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो खुद से बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड्स में यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, पता ही है आपको, कैटायन एनायन, वही चीज है। उसके बाद यहाँ पे जेल भरा हुआ है जिसके थ्रू वो प्रोसेस चलेगी। यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ द मूवमेंट, किस तरफ से कौन से मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे वो डिटेक्ट करता है। यहाँ पे डिटेक्शन लगा हुआ है मॉलिक्यूल्स का कि इस साइड आपको डिटेक्ट होना है, इस साइड से रेज आती है डिटेक्ट करने के लिए। इधर बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन किस लिए होता है, पीएच मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज का पीएच मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन का होना जरूरी होता है। तो ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम किसका प्रिपरेशन करवा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए मशीनरी यूज होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसमें हम जो हमारा जो मटेरियल है, जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेराइल हो जाएंगे, वो सारी चीजें तैयार कर देगा। फिर हम उन्हें एक साथ कंबाइन करके लेबोरेटरी में उसे क्या करवाते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं। कि जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें दे दी। अब जैसे हमें डीएनए को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी, प्रोटीन्स लगते हैं,
अमाइनो एसिड, तो उसमें सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स लगते हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें यूज हो रहा है, किस तरीके से वो बन रहा है। और फिर पूरा एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वही चीजें मैंने बताई यहाँ पे इस मशीनरी के अंदर वो क्या हो जाते हैं, एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। किस तरीके से कंबाइन करने हैं, कौन कौन सी चीजें एक साथ कंबाइन करनी है, वो सारी चीजें प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद आ जाता है, चलिए अब देख लेते हैं एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस काम से कैसे करता है। इलेक्ट्रोफोरोसिस इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट टॉलरेट नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। देखिए क्या दिया है, सिंपल सी बात है, सिर्फ यहाँ पे इतना बोला है कि ये इलेक्ट्रोफोरोसिस है। इलेक्ट्रोफोरोसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये प्रोसेस होगी पूरी। तो सिंपल सी बात है कि जो नेगेटिवली चार्ज आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज आयंस की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज आयन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये तो क्या है, एक नेचुरल इफेक्ट हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज अ रोटेशनली यूज एनालिटिकल टेक्निक for the separation और purification of specific DNA fragments। देखिए किसके लिए यूज हो रहा है, जो एर्गोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस है वो किसके लिए यूज हो रहा है मेनली। देखिए क्या बताया, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज अ रोटेशनली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक फॉर द सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक DNA फ्रेगमेंट। सेपरेशन करने के लिए कि कौन सी चीज हमें यूज करनी है, उसके सेपरेशन के लिए, चीजों को अलग अलग करने के लिए। डीएनए जो हम ले रहे हैं, डीएनए का एक पीस लिया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था डीएनए का एक पीस लेते हैं, डीएनए का पीस लेके उसे प्लाज्मिड डीएनए के साथ उसे कंबाइन करवाते हैं। ये सारी चीजें देख ली थी। तो इसमें बताया गया है कि जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है उसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, चीजों को अलग करते हैं और दूसरी चीजें उन्हें प्योरीफाई करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट, जो स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट हमारे पास है, किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए उसे क्या करते हैं, सबसे पहले उसे प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद द जेल इज कंपोज्ड ऑफ आइदर क्या है ये, हाँ, पॉलीएक्रिलामाइड और एरेग्रोज polyacrylamide gel electrophoresis PAGE is used for the separation of smaller DNA fragment, and agarose gel electrophoresis is used for the separation of large DNA fragment ranging in size from 10 base pairs to 20K base pair. जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या दिया है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस होती है वो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में, उन्हें प्योरीफाई करने में यूज होती है। जैसे कि कितना दिया है, साइज दे दिया है उसमें 100 बेस पेयर से 20,000 बेस पेयर तक, 20,000 बेस पेयर तक, 100 बेस पेयर से 20,000 बेस पेयर तक उसका एक सीक्वेंस दे दिया है कि इतने क्या जो किसके डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन्हें प्योरीफाई करने का काम करेगी। उसके बाद क्या दिया है, और हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है वो और यूज होता है किसके लिए, आरएनए मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट करने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस यूज होती है। एग्रोज इज अ पॉलीसेकेराइड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीवीड्स। दिस कैन बी डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन and at concentration between 0.5 to 20% weight by volume which is converted into solid gel। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है किसका, एग्रोज का एग्जांपल दिया। एग्रोज इज अ पॉलीसेकेराइड और मिलता कहाँ है, ये सीवीड से मिलता है, हमें सीवीड से ये मिलता है जो एग्रोज है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसने बताया सिर्फ इतना कि ये डिसॉल्व हो जाता है कितना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी, 0.5 से 20% वेट बाय वॉल्यूम विच इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड जेल। तो इसे जब हम किसके अंदर रखते हैं, अपनी जो प्रोसेस है हमारी एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है, जो ये प्रोसेस है ये क्या कर देती है, सॉलिड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देती है। तो इसी कारण इस मशीनरी
का नाम क्या रखा है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, क्योंकि इसी के नाम से ये क्या जाना जाता है, इसी की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस रखा गया। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये बहुत सारे मेथड्स भी दिए हुए हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इस मशीनरी को यूज करने के बाद आगे की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी ही हम 7th पार्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।